आर्बिट्राज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी, ध्यान से समझिएगा। आर्बिट्राज लेटेस्ट रिलायंस का शेयर है, वो एनएससी में भी ट्रेड होता है और बीएससी में भी ट्रेड होता है। सेम शेयर, एवरीथिंग इज द सेम, नॉट इवन अ, कोई फर्क नहीं है जी, ठीक है। तो कोई मेरे से पूछता है कि सर एनएससी से लूं या बीएससी से लूं, मैं कहूं क्या फर्क पड़ता है, दोनों एक तरह से बाजार लगे हुए हैं, मंडियां लगी हुई हैं, सेम चीज मिलती है, 100% आइडेंटिकल, जहां मर्जी से ले लो, इट इज नॉट एट ऑल। तो मैंने क्या देखा कि रिलायंस का शेयर यहाँ पे 1200 का है और यहाँ पर 1230 का है। इट इज द परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस में फर्क नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि फर्क आ गया, मैं कहा सर अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्बिट्राज इज देयर, ठीक है। सस्ता खरीदो महंगा बेचो। मैंने अपने ब्रोकर को क्या कहा कि सर आप ना बीएससी से खरीद लो 1200 का और एनएससी में 1230 का बेच दो, सेम ही तो चीज है, ठीक है, कोई फर्क थोड़े ना है। अगर तो प्रोडक्ट अलग अलग है तो उनका अलग अलग प्राइस होना चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट से मैं 2 शॉप्स पे गया, बिल्कुल एडजॉइंट है, ठीक है। एक ने कहा 1230 और एक ने कहा 1200। 1230 वाले को मैंने कहा कि सर 1230 तो बहुत महंगा है, मैं आपको 1225 का दे देता हूँ। तो वो कहते कि ठीक है। मैं साथ वाली शॉप से खरीदा 1200 का, उसको 1225 का दे दिया। मेरे को तो एक सेकंड में 25 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्बिट्राज इज जब डिफरेंस आना नहीं चाहिए बट डिफरेंस आ जाता है। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो आर्बिट्राज करते हैं, ठीक है। लेटेस्ट से वो क्या करते हैं, दिल्ली से सामान खरीद के लाते हैं और यहाँ पे बेच देते हैं। दिल्ली में एक प्रोडक्ट है 1000 रुपए का, उसको लुधियाना तक लेकर आने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 50 रुपए। तो लुधियाना में उसका प्राइस क्या होना चाहिए, 1050, ठीक है। लेकिन लुधियाना में वो बिकता है 1500 का। तो वो कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा है, अपॉर्चुनिटी ऑफ द आर्बिट्राज, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। वो क्या करते हैं, दिल्ली से खरीदते हैं लुधियाना में बेचते हैं और पूरी उम्र यही करते रहते हैं, ठीक है। और आजकल तो इतना दूर क्यों जाना, लुधियाना के अंदर चौड़ा बाजार जाओ, घुमार मंडी में बेचो। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए की है, ठीक है, पर पूरा ट्रक भर के लाओगे तो पर पीस, ठीक है, 5 रुपए की है। बट वो कहते हैं कि जी 1005 रुपए का होना चाहिए, बट बिकता तो 2000 का है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चौड़ा बाजार से खरीद के लेकर आते हैं और फिर यहाँ पे बेचते हैं। मेनी अ टाइम्स आई हैव सीन द शॉपकीपर्स, वो चौड़ा बाजार में स्कूटर लेके घूम रहे होते हैं और वहीं से परचेज कर रहे होते हैं और यहाँ पर उनके पॉश एरिया में दुकानें और यहाँ पे बेच रहे होते हैं। सब कुछ आपको पता ही है जी, ठीक है। सो दैट इज अगेन व्हाट दे आर डूइंग इज द आर्बिट्राज। मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूँ जी, आर्बिट्राज, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। कभी आपको ये लगे कहाँ से खरीदना और कहाँ बेचना है, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन। ये कुछ और ही है जी, ये आर्बिट्राज नहीं है, ये आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन है जिसमें हम कहते हैं कि सर आउट ऑफ द कोर्ट किसी को बीच में डाल देते हैं, ठीक है। लेटर से आपका और मेरा झगड़ा हो गया किसी भी चीज को लेकर, ठीक है, हम पड़ोसी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, किसी का भी आपस में लेके कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। आपको मेरी बात नहीं समझ में आती, मेरे को आपकी नहीं समझ आती, लेकिन हम दोनों किसी एक बड़े वेल रिप्यूटेड और सियाने बंदे को बड़ा मानते हैं, तो हमने कहा कि जी उसको बीच में डाल देते हैं। कोर्ट में जाके तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इतना टाइम, इतना पैसा, इतने चक्कर, इतने एडवोकेट की फीस, कोर्ट फीस लगेगी, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर द टाइम से उस पर्सन को बीच में बिठाते हैं, ठीक है। वो जो बोलेगा दैट इज बाइंडिंग अपॉन बोथ, मैं भी उनकी बात मानूंगा और आप भी मानेंगे, ठीक है। दैट इज द आर्बिट्रेशन, ठीक है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेना किसी सियाने बंदे को बीच में डाल के, ठीक है। जनरली एक बंदा अगर हमारा कोई कॉमन म्यूचुअल कॉन्सेंट का बनता है तो इस तरह से कर लेते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, हम 3 बंदों का पैनल बना लेते हैं। एक बंदा मैं चूज करूंगा, एक आप चूज कर लो और वो दोनों मिलके कोई चूज करेंगे। हम दोनों की तो सहमति होती ही नहीं, ठीक है, उन दोनों की सहमति हो जाएगी। वो दोनों मिलकर कोई शहर का कोई नामी खामी अच्छी रेपुटेशन वाला, ठीक है, लॉजिकल इंसान को बिठाएंगे। वो तीनों मिलकर फिर जो फैसला ले देंगे दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन अस, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। अ क्वासी जुडिशियल, क्वासी इज अ सेमी, ये कोर्ट में नहीं गई, आउट ऑफ द कोर्ट हमने एक सेमी जुडिशियल अरेंजमेंट वेयर द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज रिजॉल्व बाय रेफरिंग इट टू by the mutual consent to the arbitrators. Arbitrators can be one or it can be more than one, लेकिन it should be odd, ठीक है। अगर वो 2 हैं फिर है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो फिर बात वहीं की वहीं रहेगी। 3 रखो, 5 रखो, 7 रखो, जैसे कोर्ट के बेंचेस होते हैं, whose decision is binding upon the parties. Are we good? Asset turnover very simple जी, वो कहता है कि जी sales divided by total assets, ठीक है। Sale is divided by total assets. Higher is better or lower is better? Higher. Sales over.
हायर के लिए आपको एसेट्स कम करने पड़ेंगे, मतलब वो कंपनी जिसके एसेट्स कम है अच्छी लगती है आपको वो कंपनी। मैं कह रहा हूँ मतलब जिसकी वैल्यू, मतलब जिसे आपने जो वैल्यू आएगी, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर हायर इज बेटर, रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू से नहीं मैं हायर, ठीक है, गॉट इट। हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर लोअर इज बेटर। बहुत ही, मैं हमेशा कहता हूँ जितना लाइक कोटा आता है। द करेक्ट इज हायर इज बेटर, ठीक है। 1% पर एसेट वो है। यस, 1% है जिसको हमने 5 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, और वो टर्नओवर करके लाता है 10 करोड़ के। और एक बंदा है जो जिसको हमने 2 करोड़ दिए और वो टर्नओवर करके लाता है 10 करोड़ की, ठीक है। तो हमने कहा आपने 2 करोड़ में ही 10 करोड़ की टर्नओवर कर दिखाई, ठीक है, यू आर वेरी एफिशिएंट, ठीक है। जो कम रुपए इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करके दिखाए, ठीक है, वो दैट इज एफिशिएंट। तो हायर इज ऑलवेज एडवाइजेबल। इंपॉर्टेंट फॉर द कंपैरिजन, हम क्या करते हैं इंडस्ट्री के अंदर बाकी कंपनीज के साथ कर लेते हैं और स्टैंडर्ड बिजनेस रेशियो निकाल लेते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 5 टाइम होनी चाहिए, 10 टाइम होनी चाहिए, कि 2 टाइम होनी चाहिए। वो कहता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है। तो आप अपनी ही इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हो, जिससे आपको पता लगेगा कि यू आर डूइंग गुड और नॉट। एसेट्स इंक्लूड एवरीथिंग दैट द कंपनी ओन्स और जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू रहती है। असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेटेस्ट से आपने मेरे को 4 लाख रुपए उधार दिए थे, ठीक है, और मैंने वो आपको वापस करने थे। मैंने किसी से 3 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। अब आप मेरे को कॉल करके बोलते हो कि सर पैसे दे दो। मैंने कहा रुको, मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं कहता हूँ सर पैसे दे दो, ठीक है। वो मेरे को देता नहीं है और आपके सामने मेरे को शर्मिंदा होना पड़ता है, ठीक है, कि ड्यू डेट के बाद भी मैं आपके पैसे आपको नहीं चुका पाता, ठीक है। तो अल्टीमेटली एकदम से आप बड़े गुस्से में मेरे घर ही आ जाते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जी मेरे भी पैसे कहीं पे फंसे हुए हैं, ठीक है। 1 लाख रुपया मेरे पास है बट 3 लाख उससे लेने हैं। तो मैंने कहा ये 1 लाख रुपया आप ले लो, ठीक है। आपने कहा सर कौन है, रिकवरी मेरे को आती है बहुत अच्छे से, ये तो आपका ही हम लिहाज कर रहे थे, ठीक है। नहीं तो पैसे निकलवाने में तो हम बड़े माहिर हैं, अच्छे से डालते हैं। तो मैंने आपको असाइन कर दिया कि उससे जो 3 लाख रुपए मैंने लेने हैं ना, आई गिव यू फुल राइट एंड अथॉरिटी कि आप वो कलेक्ट कर सकते हो ऑन माई बिहाफ, ठीक है। सो दैट कल आप उसके घर जाओ तो वो कहे कि आप कौन, ठीक है, तो आप वो लेटर दिखा सके कि दिस इज द असाइनमेंट लेटर बाय द सीए राहुल सिंघानिया। उन्होंने जो आपसे 3 लाख रुपए लेने थे उन्होंने वो हमें असाइन कर दिया, ठीक है। अब उनका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं असाइन कर देना, कोई भी राइट अपना किसी को असाइन कर देना। सो ट्रांसफर ऑफ अ राइट, टाइटल इज द ओनरशिप और द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एन असाइनमेंट को लीगली बाइंडिंग होने के लिए इट शुड बी एब्सोल्यूट, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी इन द राइटिंग और वो कम्युनिकेटेड टू होना चाहिए, ठीक है। अभी गुड। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ओनली, एसोचैम, दैट इज एसोसिएशन ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। ये कहते हैं कि ये इंडियन इंडस्ट्री की वन ऑफ द बहुत बड़ी एसोसिएशन है, ठीक है। बड़े लोग एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी बोला था कि अकेले बंदे की सुनवाई नहीं है, बट जब हम बोलते हैं कि सर 500 इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन है हमारी, और एसोसिएशन से जब लेटर जाती है किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, पीएमओ को, देन दे कंसीडर इट। मैं अकेला चिट्ठी लिखता हूँ ना, वो इतना गौर तलब नहीं की जाती, बट एसोसिएशन से जाती है जिसमें लिखा होता है कि जी दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंपनीज और ये 500 कंपनीज हमारी मेंबर हैं, ठीक है, और हम 500 की ये रिप्रेजेंटेशन है, देन दे टेक इट सीरियसली। So ASSOCHAM is the Associated Chamber of Commerce and Industry. Assurance, मैंने कल आपको कहा था लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वर्ड एश्योरेंस रहता है, ये वही है। द टर्म ओरिजिनली डिनोटेड टू इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इवेंट्स, जैसे कि डेथ के केस में हम वर्ड लिखते हैं एश्योरेंस, कि हम एश्योर करते हैं कि अगर कल आपको कुछ हो गया तो आपके नॉमिनी, आपकी फैमिली को इतना रुपया दिया जाएगा। अटैचमेंट, सुन लीजिए, लेटेस्ट से विजय माल्या का केस लगा, ठीक है, तो हमने कहा कि सर इनकी प्रॉपर्टी अटैच करो, क्योंकि हमें डर लगता है कि इन्होंने सब कुछ बेच बूझ के इंडिया के बाहर फरार हो जाना है, ठीक है। फॉर द प्रोटेक्शन जब आप किसी की प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं, अटैचमेंट से क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है, जो पटवारी है, उसके रिकॉर्ड्स में लिखा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है अटैच है, वो कल किसी को भी बेचने जाएगा, ठीक है, तो आपको पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो बेच नहीं सकता। अटैच करने से ये प्रोटेक्शन हो जाती है।
सो अ लियन ऑन द प्रॉपर्टी और द एसेट टू होल्ड इट टू पे और सेटिस्फाई द फाइनल जजमेंट, जो भी फाइनल फैसला है। और जजमेंट आने में टाइम लगेगा जी, 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। तो तब तक हम उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देते हैं ताकि उस प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ भी ना कर पाए। ये सभी केसेस में नहीं करते हैं, बट जहाँ पे हमें डाउट होता है या सामने वाली पार्टी बोलती है कि सर इनकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, इन्होंने भाग जाना है, ठीक है, या इनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। अटेस्टेशन, जैसे नोटरी से अटेस्ट करवाना जी। सो नोटरी से अटेस्ट करवाना, तो नोटरी अटेस्ट सिर्फ एक चीज करता है, ठीक है। पूरे एफिडेविट में 500 चीजें लिखी हुई है, ठीक है। सिर्फ एक चीज अटेस्ट करता है कि ऊपर जो सीए राघव सिंघानी है उन्होंने ही ये साइन की है। मैं एफिडेविट लिख के दे दूं, कल मैं मुकर जाऊं कि सर ये तो मेरी साइन है ही नहीं, किसने फेक किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है या कोर्ट कहती है कि फिर तो हमारी कोई स्टैंडिंग है ही नहीं, ठीक है। हम तो इसको सही मान के चल रहे थे, आज ये भाई साहब मुकर गए, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जी आप नोटरी से टेस्ट करवा के लेकर आओ, ठीक है। तो नोटरी आपको क्या कहेगा कि सर मेरे सामने साइन करना, कायदे से ये बनता है, ठीक है। आजकल तो सब कुछ चलता है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, मैं ऑफिस से किसी को 100 रुपए देकर भेज देता हूँ, नोटरी से टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। बट कायदे से अगर आप दिल्ली, चंडीगढ़ या थोड़ी स्ट्रिक्ट जहाँ पे फॉलो होते हैं जी, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो नोटरी कहते हैं कि सर जिसके भी साइन है, मेरे को नहीं पता कि वो कितनी बड़ी तोप है, ठीक है, कौन सी कंपनी का एमडी है या वो कितना बड़ा बंदा है, मेरे सामने साइन करोगे तभी नोटरी उसके ऊपर अटेस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके सामने जाकर नोटरी के लिए आपको खुद जाकर साइन करवाने पड़ते हैं। नोटरी पब्लिक वैलिड ऑल ओवर इंडिया होता है। अगर मान लो कोई सीईओ ध्यान आया हुआ है, वो यहाँ किसी भी नोटरी से किसी जिसके पास स्टैम्प है उसने वहाँ से उसके साथ अटैच करवा दी, तो वो वैलिड ऑल ओवर इंडिया होगा ना। यस यस यस, ठीक है, आर यू गुड। सो अटेस्टेशन में मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऑथेंटिकेशन ऑफ सिग्नेचर, उसमें क्या लिखा है उसके ऊपर नोटरी की कोई लायबिलिटी नहीं है। नोटरी सिर्फ एक चीज बोलता है कि जिनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेटे से कोई और पर्सन मैंने भेज दिया, मैंने रोहन को भेज दिया, और रोहन कहता है कि जी मैं ही राघव सिंघानिया, ठीक है, और ये मेरे ही साइन है, ठीक है। दो चीजें होती है, या फिर तो उसके सामने साइन कर दो, या वो पर्सन उसको पर्सनल एक्नॉलेज कर दे, ठीक है, कि ये मेरे ही साइन है। साइन मैं कर चुका हूं, बट नोटरी कहता है कि इन्होंने मेरे सामने माना था कि इनके खुद साइन इन्होंने खुद किए, ठीक है। तो वो नोटरी हमेशा आपको क्या कहेगा, सर आईडी कार्ड दिखा, ठीक है। मैं शक्ल मैच करूंगा कि आपने ही किए, कहीं रोहन ने फेक किए हों और ये कह दे कि जी मैं राघव सिन्हा हूं, और नोटरी भी टेस्ट कर दे उसको, ठीक है। सो दो चीजें होती हैं, वो आईडी कार्ड भी दिखेगा, या फिर उसके सामने साइन करवाएगा, या फिर वो आपसे पूछेगा, पर्सनल एक्नॉलेजमेंट लेगा कि ये साइन आप ही ने किए हैं, आप कहोगे कि हाँ मैंने ही किए, तभी उस दिन का। अटॉर्नी, a person legally appointed or empowered to act on the behalf of another during the latter's lifetime or the specific or the general purpose, ठीक है जी। अटॉर्नी जो है वो स्पेसिफिक भी हो सकती है, जनरल भी हो सकती है। जैसे कि आप हिंदी मूवीज में देखते हैं, ठीक है, वो गुड फेथ में किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देकर जाता है, जब वो वापस आता है तो उसका नाम ही नहीं लिखा होता जी, वो सब कुछ अपने नाम पे कर लेता है, ठीक है। दैट इज जनरल पावर ऑफ कि ये इस पे मेरे को इतना विश्वास है कुछ भी कर सकता है। लाइफ में कभी भी किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मिलती, ठीक है। हमें भी जो मिलती है, तो मेरा जो क्लाइंट मेरे को देता है ना पावर ऑफ अटॉर्नी, सिर्फ उसमें ये लिखा होता है कि राघव सिंघानिया इज ऑथराइज्ड टू रिप्रेजेंट मी इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी। कल मैं रजिस्ट्रार के सामने चला गया और मैंने कहा सर इनकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, ठीक है, तो वहां पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, वहां पे वो अटॉर्नी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि स्पेसिफिक है। बकायदा वो उसमें ये भी लिखता है फॉर रिप्रेजेंटिंग द मैटर ऑफ असेसमेंट ईयर, सिर्फ इस साल का केस, लेटेस्ट उसका कोई और साल का भी केस लगा, वो नहीं मैं रिप्रेजेंट कर सकता, क्योंकि उसमें बड़ा स्पेसिफिकली लिखा होता है सिर्फ इस मैटर के केस के लिए फ्ला अथॉरिटी के सामने, फ्ला असेसिंग ऑफिसर के सामने मेरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कहीं पे भी नहीं कर सकते। तो लाइफ में हमेशा स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, कभी भी गलती से जनरल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी ना लेनी, ना लेने के भी बड़े नुकसान है। लेकिन अच्छा उसमें भी आप रिस्पॉन्सिबल आ जाते हो, कोई फ्रॉड हो जाए, कुछ मिसहैप हो जाए, तो वो कहता है मेरे को तो पता ही नहीं था, इन्होंने किया है, ठीक है। सो लेनी भी नहीं होती है। ऑडिट तो हम करते हैं जी, सारे CS भी ऑडिट करते हैं, CA भी ऑडिट, क्रॉस चेक करना चाहिए, ठीक है, कि सब कुछ जो आपने बताया वो ठीक बताया कि नहीं।
An examination of the accounts and their underlying records in order to be able to express an opinion about the honesty and the trueness with a report. Audit report आप साथ में देते हैं और वो कहते हैं कि आपका इंटरनल ऑडिट भी कर सकते हैं, इंटरनल स्टाफ भी दे सकते हैं और इट मे बी अ फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज भी हो सकते हैं। बहुत तरह के ऑडिट होते हैं। जीएसटी में अलग जीएसटी ऑडिट होता है, इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट ऑडिट करते हैं, सीएस सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। ठीक है, जो सीएस ऑडिट करते हैं वो ये बताते हैं कि इन्होंने कंपनीज एक्ट की सारी प्रोविजन को ठीक से फॉलो किया या नहीं किया। बेल, ठीक है, बेल इज ऑल्सो नोन एज अ बॉन्ड। सो सीए भी करता ऑडिट? बहुत सारे इनकम टैक्स में भी करते हैं, जीएसटी वाला ऑडिट। सो सीएस सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। सीएस के पास कम ऑडिट्स हैं कंपैरेटिवली। बेल में आ रहे हैं जी, बेल आप देखते हैं ना कई बार, जैसे वो कहते हैं कि बेल के लिए पैसे कहाँ से आए। ठीक है, बेल में आपको थोड़े से पैसे ज्यादा जमा करवाने पड़ते हैं और आप पर उस पर्सन को पर्सनल कस्टडी में ले लेते हैं। ठीक है, लेटर से किसी पर्सन को जेल में रखा गया है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, आप जाकर उनकी बेल करवाते हैं और आप क्या कहते हैं कि सर आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, ये पर्सन फरार नहीं होगा, इंडिया के बाहर शहर के बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी पर्सनल कस्टडी में होगा, आप जब कहोगे मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, माई वर्ड्स टू यू। ठीक है, और फिर आप बेल करवा के उनको जेल से बाहर निकलवा लाते हैं। ठीक है, सो दैट इज द बेल। ठीक है, बेल में 2 चीजें, तो पर्सनल गारंटी कि मैं रिप्रोड्यूस करूंगा इस बंदे को जब आप कहोगे, नहीं तो उसके ऊपर ओनस आएगा। सेकेंडली आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। मनी और द प्रॉपर्टी गिवन टू द कोई भी लेके जा सकता है? नहीं ना, कोई भी। ठीक है, मतलब ये नहीं कि उसका रिश्तेदार या कुछ इस तरह से फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, कैन बी एनीवन। ठीक है, क्योंकि शायद झगड़ा हुआ ही रिश्तेदारों से। ठीक है, रिश्तेदार तो आएंगे नहीं। फॉर द टेम्परेरी रिलीज ऑफ द डिफेंडेंट, ये परमानेंट बरी नहीं हुआ जी, टेम्परेरी बेल के ऊपर कहते हैं ना, बाहर है। ठीक है, और टू एंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू द कोर्ट। आगे सही है, जो बेल होती है शॉर्ट टर्म पीरियड की भी होती है, इट डिपेंड्स, केस टू केस वेरी करते हैं जी। बहुत सारे तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ठीक है, जिनमें बेल होती ही नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट, दैट लेवल ऑफ सेल्स, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैन आई स्किप? यस। कैपिटल जो ऑनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसने लास्ट में बताया है, वो कहता है कि आप जो फिक्स एसेट में पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल बोला जाता है। कहता है जो आप प्रॉफिट के अगेंस्ट इंटरेस्ट वगैरह पे कर देते हैं वो कैपिटल नहीं होती है। ठीक है, वो एक्सपेंस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो फिक्स एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स में आप पैसा लगाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से बोलता हूँ नॉन रिकरिंग। ठीक है, जो वन टाइम होते हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ले लेनी, मशीनरी ले लेनी, गाड़ी ले लेनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी में पेट्रोल डलवाना, ये रिकरिंग, तो हर वीक आपको डलवाना पड़ेगा। केस, कोर्ट केस की बात हो रही है, लॉ सूट और द एक्शन इन द कोर्ट। आर वी गुड? कॉज लिस्ट, एक दिन में कौन कौन से केसेस सुने जाएंगे, दैट इज द कॉज लिस्ट। बहुत बार हम कहते हैं ना कि इनकम टैक्स के अंदर आज हमारा केस लगा है। ठीक है, और बहुत बार हम कहते हैं कि केस पेंडिंग है, उसमें टाइम ही नहीं आ रहा, द कोर्ट इज ओवर वॉल्यूम्ड बाय द केसेस। ठीक है, सो वो कॉज लिस्ट में डेली बेसिस के ऊपर वो कहता है कि issued by the registry of the matters to be heard by the court on any day। आज कोर्ट में कौन कौन से मामले सुने जाएंगे, हर रोज सारे केसेस नहीं सुन सकते। ठीक है, सो जितने जो अर्जेंट मैटर्स होते हैं ना वो उनको सुन लेते हैं। ठीक है, और कॉज लिस्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन कि कौन से बेंच में, कौन से कोर्ट रूम में कौन से मैटर को सुना जाएगा। स्टार्टिंग ऑफ द डे में कॉज लिस्ट मॉर्निंग में ही आ जाती है। और सब कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत सवाल नहीं करते, मतलब उस दिन के तो पूरे कर लेते हैं, वो बड़े कम रखते हैं। जैसे एक जज को हम दिन के 4 या 5 मैटर्स देते हैं हियरिंग के लिए। ठीक है, और वो कौन सा फैसले सुनाते हैं, एडजर्न ही करते रहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी वो आया ही नहीं आज, वो कहते हैं चलो एडजर्न, 10 दिन के बाद की डेट। ठीक है, वो कहते हैं वो कागज नहीं है जी हमारे पास, वो इंक्वायरी करनी है, उस बैंक से पूछना पड़ेगा, तो वो डिले पे डिले करते रहते हैं। कैविएट एम्पटर पता है आपको? पता है, दैट्स गुड। लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, जिसके अंदर बहुत बार आप शॉप पे जाते हैं। ठीक है, तो वो आप पूछते हैं गारंटी वारंटी, कहते हैं सर आपके सामने पड़ा है, चल रहा है, देख के ले जाओ। द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड माई शॉप कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ठीक है, 5 मिनट के बाद ही आप उस शॉपकीपर के पास जाते हैं और कहते हैं कि सर ये चल नहीं रहा। वो कहते हैं मेरा क्या ध्यान, मैंने आपको चला के दिया था कि नहीं दिया था। ठीक है, उसको बोलते हैं कैविएट एम्पटर।
बायर अपने सामान का खुद जिम्मेवार है जी, आप खुद और देख तो के सेलर वाले ना उसे क्या बोलते थे कि सेलर को ध्यान रखना है कस्टमर सेलर को भी ध्यान रखना है। भी है वो भी है। उसे क्या बोलते थे हमने बिजनेस का पेपर निकाल दिया भूल गए उस बिजनेस में पाए गए। ओके, सो ये पढ़ लेते हैं। द लीगल डॉक्ट्राइन लिटरली मीन the let the buyer be aware of what he is buying and satisfying himself about the quality and the condition of what he is buying. Are we good? Collateral is the additional जो भी आप गिरवी रखवाते हैं, a security in addition to those which are already furnished. ठीक है, collateral होता है कुछ एक्स्ट्रा रखवाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि कार लोन के अंदर जो मेरा कार लोन चल रहा है उसमें मेरी गाड़ी तो गिरवी है ही है, उसके साथ उसने कहा कि सर कुछ और, तो मैंने कहा कि फिर मैं पर्सनल गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा फिर ठीक है, पर्सनल गारंटीज कि अगर आपकी कार से भी हमारे पैसे पूरे ना हुए तो आप पर्सनली लायबल होंगे शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। दैट इज अ कोलेट्रल, मतलब आपके पर्सनल एसेट्स को वो फिर सेल करेंगे। हाँ, अटैच कर सकते हैं उस केस में जब मैंने पर्सनल गारंटी दे दी। कॉमन लॉ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, कहता है कि द लॉज दैट डेवलप थ्रू द केस डिसीजन ऑफ द जजेस। ये एक्ट्स में नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं हम कहते हैं कि सर ये तो सुप्रीम कोर्ट की डिसाइडेड जजमेंट है, ठीक है, तो वो तो आप ओवररूल नहीं कर सकते। तो बहुत बार हमें कहते हैं कि कौन से एक्ट में लिखा है कि ये नहीं कर सकते, वो कहते हैं किसी एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि इसको इनकम माना जाएगा, इसको इनकम नहीं माना जाएगा, ये लॉ को कंप्लाइंट है या फिर नॉन कंप्लायंस है। कंप्लेंट, ठीक है जी, कोर्ट में जब आप जाते हैं जी, जैसे कोई झगड़ा हो गया जी, किसी ने आपके साथ झगड़ा कर लिया, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं जी कोर्ट के अंदर। सो लीगल डॉक्यूमेंट दैट टेल्स द कोर्ट व्हाट यू वांट एंड इट इज सर्व्ड विद अ समन ऑन द डिफेंडेंट टू बिगिन द केस। ठीक है जी, जब आप कंप्लेंट कर देते हैं कोर्ट के अंदर तो कोर्ट दूसरी पार्टी को जी समन करती है कि सर आप आइए, आपकी कंप्लेंट आई है। ठीक है, और जनरली जो ये पर्सन फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। ठीक है, प्लेंट होता है जी रिक्वेस्ट, ठीक है, कंप्लेंट होता है शिकायत। ठीक है, और जो ये फाइल करता है, मतलब जो पहली बार जो बंदा कोर्ट में जाता है उसको प्लेंटिफ कहा जाता है। ठीक है, जो प्लेंट लेकर गया, गुहार लेकर गया, रिक्वेस्ट लेकर गया कि सर मेरे साथ गलत हुआ, ठीक है, और यू मेक इट राइट, और जो सामने वाला पर्सन उसको रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट कहा जाएगा। कंसोर्शियम, ऑर्गेनाइजेशन, सॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मेंबर्स। यस, हम ना ज्यादातर आपको आगे जब भी पढ़ाएंगे दैट इज अ कंसोर्शियम फाइनेंसिंग। ठीक है, कंसोर्शियम फाइनेंस जो मैंने आपको बताया था सिंडिकेट लोन्स। ठीक है, जब कुछ लोग मिल के बड़ा लोन दे देते हैं। ठीक है, सो कंसोर्शियम फाइनेंस भी वही होता है, बट यहाँ पे वर्ड अकेला क्या है, कंसोर्शियम। ठीक है, जब मिल के हम कुछ काम करते हैं। ठीक है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, तो हम जब मिल के ग्रुप ऑफ पीपल। So, an association of the companies formed for the purpose of undertaking any particular activity, वो कोई भी काम हो सकता है। There may be no connection between the parties outside the scope. इस ये काम हम मिलके करते हैं, जैसे joint venture हो गया। ठीक है, it is usually to share the limited resources and risk associated with the activity undertaken. Contempt of court, ठीक है, जब आप जज की बात नहीं मानते थे तो वो कहते हैं कि दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और बहुत बार आपको फाइन लगाया जाता है या आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है टू प्रैक्टिस डिपेंड अपॉन द मिस्टेक। सो कहता है फाइंडिंग दैट समवन डिसओबेड अ कोर्ट ऑर्डर कैन आल्सो मीन द डिसरप्टिंग द कोर्ट, आपने उसकी प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया, फॉर एग्जांपल बाय बीइंग लाउड और डिसरिस्पेक्टफुल ऑफ द कोर्ट। वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये सबसे मेन पॉइंट है। कन्विक्शन, जिसके अंदर यू आर फाउंड गिल्टी, ठीक है, कन्विक्टेड। ठीक है, कॉस्ट्स, एक्सपेंस इन द प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग द केस इन द कोर्ट यूजुअली डज नॉट इंक्लूड द अटॉर्नी फी। ठीक है, लेटर से आपने मेरे ऊपर कोई केस कर दिया, ठीक है, एंड आई हैव वॉन इट, ठीक है, और आपके एलिगेशंस गलत थे। ठीक है, सो काउंटर, जैसी जजमेंट आएगी ऑन द स्पॉट आई विल से कि सर नाउ आई फाइल द केस अपॉन देम। ठीक है, नंबर 1 मे बी फॉर द डेफर्मेशन, इन्होंने मेरा नाम खराब किया। नंबर 2 फॉर द कॉस्ट, ठीक है, मेरा तो 2 लाख रुपया खर्च हो गया ना इस केस के अंदर, व्हाट फॉर, मेरी क्या गलती थी। ठीक है, तो अब ये 2 लाख रुपया भी इनसे लूंगा। ठीक है, तो उस कॉस्ट की बात हो रही है कि मे बी इन द प्रोसिक्यूटिंग, ठीक है, प्रोसिक्यूटिंग आप ही केस कर रहे हो और आप ही कॉस्ट भी क्लेम कर रहे हो, ये भी हो सकता है। अटॉर्नी फीस भी क्लेम करेंगे,
नहीं, वो उसने बता दिया ना, यूजुअली इसमें टर्निंग फी नहीं आती। वो हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। नहीं सर, वो Damages, डैमेजेस क्लेम करते हैं उसमें तो आएगी ना, फिर से बोलिए। जैसे डैमेजेस क्लेम करते हैं उसमें। डैमेजेस कॉस्ट, ठीक है। और ये दोनों तरह से हो सकता है जी, केस करना पड़ा तो भी, डिफेंड करना पड़ा, दोनों पर्सन कॉस्ट क्लेम कर सकते हैं, बट कॉस्ट आप जनरली तभी क्लेम करते हैं जब आपके फेवर में आता है। कवर नोट कहते हैं जब तक आपको इंश्योरेंस की फॉर्मल पॉलिसी इशू नहीं हो जाती तब तक आपको एक कवर नोट दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको दिखाकर आप अपनी इंश्योरेंस दिखा सकते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है। पॉलिसी आने में कई बार 2-4 दिन लग जाते हैं, तो वो कहते हैं टिल दैट टाइम आपको कवर नोट इशू कर दिया जाता है। और जैसी पॉलिसी इशू हो गई तो कवर नोट की कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर आप वो फाड़ के आएंगे जी। क्रेडिट नोट कौन बताएगा जी? हैंड रेज करेंगे प्लीज। पता है किसी को क्रेडिट नोट? जब हम किसी को उधार पे सामान बेचते हैं तो जो जिसने मतलब जो कस्टमर है वो जिसे हम क्रेडिट इनवॉइस बिल्स पेपर नहीं, क्रेडिट नोटिस मैंने किसी को एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया, ठीक है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हम उसे क्रेडिट नोट इशू करते थे। मैंने किसी को ना 100 गुड्स का बिल और गुड्स ट्रक में रखवा कर भेज दी, उसकी कॉल आती है, वो कहता है सर सामान तो सिर्फ 90 ही निकला। तो मैंने कहा लेट मी चेक, तो मैंने देखा 10 तो यहीं पे रह गए और सामान था बड़ा दूर का, 20 दिन में पहुंचा था। तो मैंने कहा सिर्फ 10 का तो पैकेज नहीं भेज सकता, ठीक है, तो मैंने कहा सर आपका 90 में चल जाएगा? वो कहता हाँ 90 में चल जाएगा। तो मैं अब उसको बिल तो 100 का कट कर चुका हूँ, अब किताबों में एंट्री भी 20 दिन पहले चढ़ा कर भेज चुका हूँ और रिटर्न में भी भेज दिया जीएसटी के अंदर भी कि इनको 100 का सामान बेचा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको 10 के गुड्स के लिए क्रेडिट नोट इशू करूंगा, ठीक है। मैंने किसी को ओवर एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है तो अब रिवर्स करने के लिए उसे क्रेडिट कर दूंगा। अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द सेलर टू द बायर, जिसको मैंने 100 गुड्स का बिल बनाकर भेजा, टू रेक्टिफाई एन एरर और ओवरचार्ज इन एन इनवॉइस, या फिर उसको रेट ज्यादा लगा दिया, ठीक है, जबकि रेट कम लगाना था, और टू अलाउ द क्रेडिट फॉर द गुड्स रिटर्न, या उसने 10 गुड्स मेरे को वापस कर दी, ठीक है। इट इज एंटर्ड इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसको सिर्फ 90 से ही डेबिट करना था जबकि 100 से बच थे। क्राइसिस, कल इसकी बात आई थी जी, क्रेडिट रेटिंग आपको करवानी पड़ती है, कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एंड द इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये अप्रैल डाट कट कर रही है, ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग का काम करती है जी। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता है जी, कोर्ट केस के अंदर क्वेश्चनिंग द पार्टी और द अटॉर्नी और द एडवर्स पार्टी और द विटनेस को जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, आप जो चाहें उनसे पूछ सकते हैं। CRR इज अ कैश रिजर्व रेशियो, पता है सबको, जो आरबीआई मैंडेट करता है जी कि अगर बैंक ने 100 करोड़ के एडवांसेस लिए हैं, उस डिपॉजिट्स लिए हैं, तो वो सारा पैसा आगे एडवांस में नहीं दे सकता, कुछ उसे कैश में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। Damages, compensation awarded by the court of law for the breach of the contract in the civil litigation. डे ऑर्डर, स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं जी। स्टॉक एक्सचेंज में मैं मॉर्निंग में एक ऑर्डर पास कर देता हूँ जी, अगर तो दिन में वो ऑर्डर मैच हो गया फिर तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो ऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है, ब्रोकर को बोल रहे हैं। बिल्कुल। लेटेस्ट रिलायंस का शेयर 1200 का है, ठीक है, और वो चल रहा है जी, कभी 500 के ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। मैंने अपने ब्रोकर को क्या कहा कि सर आप मेरा ऑर्डर डाल के रख दो कि मैं इसके 100 शेयर लेना चाहता हूँ 1150 पे, बट वो कहते हैं सर प्राइस तो 1200 चल रहा है। मैं कहा ठीक है 1150 आएगा प्राइस तो मिल जाएगा, नहीं आएगा तो फिर नहीं मिलेगा, अगर आज आया तो मिल जाएगा। यस, तो इसको बोलते हैं डे ऑर्डर डाल के रख दो मेरा कि मैं 1150 पे लेना चाहता हूँ, 1200 पे नहीं लेना चाहता, ठीक है। अगर तो वो प्राइस मैच हो गया, अगर प्राइस गिरते गिरते 1150 पे आ गया तो मुझे शेयर मिल जाएंगे, फिर तो वो बाय ऑर्डर, ठीक है। वाइस वर्सा द सेम सेलिंग ऑर्डर, मेरे पास 100 शेयर हैं बट मैं 1200 पे नहीं बेचना चाहता, 1250 पे बेचना चाहता हूँ, तो मैंने कहा ऑर्डर डाल के रख दो, प्राइस आएगा तो बिक जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। एन ऑर्डर विच रिमेन्स वैलिड ओनली फॉर 1 day, it is entered unless match, it is automatically cancelled at the end of the trade. Debit note is इसको ज़्यादा ट्रेड कर दिया, किसी को कम डेबिट किया, अच्छा, ठीक है, कम डेबिट किया, अब उसको और डेबिट करना है, ठीक है। अब वो नहीं बता रहा, मैंने कहा कि सर आपके पास ना गलती से 110 गुड्स आ गए, कहता लेट मी चेक, ठीक है, वैसे वो खुद नहीं बता रहा था, ठीक है, बट मैंने फिगर आउट किया, सीसीटीवी कैमरा में देखा, काउंटिंग की कि 10 गुड्स गए कहाँ,
और मेरे को पता लगा उसके ट्रक में 10 एक्स्ट्रा चले गए, ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ जी सर 110 आ गए, ठीक है। जब कह ही दिया मैंने तो फिर उसको मानना ही पड़ना था। मैंने कहा सर अब 10 के लिए आपको डेबिट नोट इशू करना, ठीक है। या फिर प्राइस आपको गलत लग गया, ठीक है। आपको अच्छी क्वालिटी के गुड्स भेजे हैं, प्राइस मैंने बी ग्रेड गुड्स का लगा दिया, ठीक है। अब प्राइस को रेक्टिफाई करने के लिए अलग से बिल तो नहीं बना सकता, बिल तो वही है जो गुड्स के साथ चला गया। तो मैंने कहा सर डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, ठीक है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। किसी को कम डेबिट करने या ज्यादा क्रेडिट करने में फर्क क्या होगा? एक्चुअली ना ये जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में है। मैं जीएसटी जब आपको पढ़ाऊंगा ना उसमें ये बात आती है कि सिर्फ सेलर ही इशू कर सकता है, ठीक है। ये मैंने आपके क्वेश्चन में बहुत इनडायरेक्ट आंसर दिए हैं। डोंट नो इफ यू आर एबल टू कनेक्ट इट ऑल। भाभी सर से पूछो और बता दे कुछ। एक्चुअल में अगर मैंने किसी को क्रेडिट किया है, बायर क्रेडिट करेगा होगा, ठीक है। बायर तो इशू कर ही नहीं सकता डेबिट नोट और क्रेडिट, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट करेगा सेलर को ही कि सर आप इशू करो मेरे को, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, और सेलर हमेशा सामने वाली पार्टी को डेबिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर उसने एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया तो क्रेडिट नोट, कम डेबिट किया और डेबिट करना है तो डेबिट नोट, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सेलर ही इशू कर सकता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी। वैट में नहीं था, वैट में ऐसा नहीं था, इनकम टैक्स में भी ऐसा नहीं। डेट इन इक्विटी, अपने पैसे को इक्विटी कहते हैं जी, उधार पे लेकर आते हैं तो डेट कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जिन दोनों का टोटल एसेट्स के बराबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपने पैसे लिखते हैं, फिर लोन्स लिखते हैं, और फिर वो आपके टोटल एसेट्स के साथ मैच होते हैं। स्टैंडर्ड इज 2:1, आपको पता ही है। अपना 1 करोड़ रुपया लगाया तो बैंक आपको 2 करोड़ रुपए तक का लोन खुशी खुशी देता है। हायर इज बेटर और लोअर इज बेटर। इसमें 2:1 की रेशो में जितना इसके पास में नहीं, 1:1 दो कंपनीज हैं जी, एक का 1:1 है और एक का 3:1 है। आपको कौन सी अच्छी लगती है, किसमें पैसे लगाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू से सर 1:1 में? मैं तो नहीं समझता। दोनों में रिस्क सर अपने अपने, ठीक है जी, गो विद रोहन, ठीक है। दोनों ठीक हो सकती हैं जी, आई कैन नॉट से मच, ठीक है। डिपेंड अपॉन द बिजनेस टू बिजनेस। अगर तो बिजनेस बहुत ही शॉर्ट है फिर तो मैं अपने क्लाइंट को कहूंगा कि सर ज्यादा लोन ले लो, कोई बात नहीं, शॉर्ट रिटर्न आती है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, रिस्क ज्यादा लेके भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि हायर इन्वेस्टमेंट हायर द मनी यू आर अर्निंग, ठीक है। बट अगर रिस्की है तो शायद मैं उसे कहूँ कि लोअर इज बेटर। डीड लीगल डॉक्यूमेंट है जी, राइटिंग साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड बाय द पर्सन मेकिंग डीड, जैसे रेंट डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। डिफेंडेंट सिविल केसेस में कहता है कि जी जिसको कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उसको रिस्पोंडेंट भी कहा जाता है। क्रिमिनल केसेस में जिसको अरेस्ट करके उठा के ले जाते हैं जनरली दे आर द डिफेंडेंट, क्योंकि क्रिमिनल के अंदर प्रोसिक्यूशन भी होती है, जेल भी होती है, सिविल में सिर्फ फाइन लगा कर छोड़ देते हैं। क्रिमिनल केस में एक्यूज नहीं बोलते उनको, बिल्कुल सिनोनिम्स हैं जी, एक्यूज्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि ठीक है ना, दोनों ही में एक्यूज्ड इसके ऊपर एलिगेशन सिर्फ सिविल नहीं बोलते हैं, एक्यूज बोलते हैं क्रिमिनल में। हम क्रिमिनल में डिफेंडेंट बोल भी सकते हैं, फाइन, ठीक है। एक्यूज वो है जिस पे एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है। जब तक डिसाइड नहीं हो जाते तब तक उसे एक्यूज्ड कहा जाना चाहिए। डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है जी, जब आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से डीमटेरियलाइज करवा देते हैं, सो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर करने को डीमटेरियलाइजेशन कहा जाता है। डिपॉजिटरीज, डीमटेरियलाइजेशन बहुत साल पहले की बात है। अगर आज मेरे पास मान लो पेपर मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हैं तो वो डीमटेरियलाइज हो सकते हैं, ठीक है। उनके ऐसे मैंने कोई ये नहीं बताया कि आप यहाँ इस डेट तक अगर आप आ गए तो आपके शेयर्स को डीमटेरियलाइज कर देंगे। बिल्कुल ऐसा अभी तक तो कोई लॉ नहीं है, ठीक है। एंड इट इज एज इजी एज लाइक एनीथिंग, ठीक है। विद द ब्लिंक ऑफ आई, ठीक है, दे विल डू इट। उस टाइम की फेस वैल्यू अलग होगी, इस टाइम की लगेगी, तो हमारे को मतलब डजंट मैटर आप कौन सा बेचने जा रहे हो, ओनरशिप हमारे को बस उठा ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन को मैं हमेशा बैंक के साथ कंपेयर करके कहता हूँ कि मेरी पॉकेट में रुपए पड़े हैं जी, करेंसी में, फिजिकल फॉर्म, हार्ड कैश, ठीक है, मैं बैंक में जमा करवाया हूँ, दैट इज अ डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है। जैसे कैश को बैंक में जमा करवाना, शेयर जो आपके घर पे पड़े हैं, हाथ में पड़े हैं, अगर आप उनको डीमैट अकाउंट में जमा करवा देते हैं तो
दैट इज द डीमटेरियलाइजेशन. फाइन. सो डिपॉजिटरी, मैंने आपको बताया कि इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज हैं हमारे पास, NSDL और CDSL, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है, ये 2 डिपॉजिटरीज हैं जिन्होंने आगे बहुत सारी DPs खोल रखी हैं, जो ब्रांचेस खोल रखी है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ठीक है, सो अब ये 2 डिपॉजिटरीज तो हर जगह नहीं हो सकती, तो इन्होंने अलग अलग शहरों में अपनी बहुत सारे मल्टीपल, तो आज आप भी DP बन सकते हैं. ठीक है, सो अगर आप कहते हैं कि सर मेरे पास भी काम आते हैं, मेरे पास भी बड़े लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने आ सकते हैं, मेरी क्लाइंटेज इस तरह की है, मेरा सर्कल इस तरह का है, तो आप भी DP बन जाइए, तो वो आपके पास भी अकाउंट खुलवा सकते हैं. ठीक है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, का छोटा सा टेस्ट वगैरह होता है. सो दैट डिपॉजिटरी पब्लिक से पैसे ले सकती है. डिपॉजिटरी पैसा थोड़ी ना लेती है, मतलब वो सिर्फ शेयर्स को कन्वर्ट करती है. ये एक ऐसा अकाउंट है जी जिसके अंदर मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता हूँ. ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि मेरे पास 5000 रिलायंस के शेयर हैं या मैंने खरीदने हैं, तो कहीं तो रखने पड़ेंगे ना ऑनलाइन. ठीक है, सो इन दैट केस आप DP के पास एक डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे बैंक खाता खुलवाते हैं, आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं. इनका और पर्पस क्या होगा? ये तो हम फिर कोई बैंक में भी अपने खुलवा लेंगे. बैंक भी डिपॉजिटरी में खोलेगा. ओके, मतलब पहले डिपॉजिटरी है, वो फिर बैंक सुनते हैं और फिर बैंक उसका DP है. ठीक है, मैं बैंक में जाता हूँ, कहते हैं सर शेयर ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, हमारे साथ डीमैट अकाउंट खुलवा दो. मैं कहा आप तो बैंक को, आप डिपॉजिटरी थोड़ी ना हो. कहता है सर हम DP है, हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं. तो मेरा अगला क्वेश्चन यही होता है किसके हो, NSDL के कि CDSL के? NSDL के ज्यादा फेमस और ज्यादा वर्किंग, मतलब वो दोनों ठीक है जी, NSDL ज्यादा फेमस है हाँ. कंपैरेटिवली. ठीक है, बट नो डिफरेंस एट. ठीक है, आप मेरे से पूछेंगे सर किस में खुलवाना है, सो आई विल से कि टॉस अ कॉइन. हेड आ गया तो एक में खुलवा लो, टेल आ गया तो दूसरे में, कोई फर्क नहीं है. ठीक है, नो डिफरेंस एट. लाइक NSE और BSE. सॉर्ट. ठीक है, आर वी गुड? सो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं कि आप अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स उनको देते हैं. अगले पेज पे इसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई है. ये इन्वेस्टर है जी जिसके घर पे उसे शेयर सर्टिफिकेट्स मिले. ठीक है, लेट से कहीं पे पड़े मिल गए उसको 100 शेयर. ठीक है, 30 साल पहले. ठीक है, बेड के नीचे गिर गए थे. ठीक है, अमीर लोग नहीं पता लगा, आज सरकाया दिवाली पे तो देखा कि जी 100 शेयर हैं विप्रो के. ठीक है, अब वो कुछ बनते हैं जी 80-90 लाख रुपए के. ठीक है, क्यों? उनके ऊपर बोनस मिल गए, बोनस से बोनस मिल गए, तो वो 100 शेयर आज के टाइम में. ठीक है, वो बोनस वैलिड होते हैं, सभी वैलिड है जी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. आपने क्लेम किया नहीं किया, डिविडेंड इतने सालों के क्लेम किए, सब रुपए पड़े हैं जी. इट इज द सेफेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया. तब तक मतलब बैलेंस शीट के अंदर भी कंपनी के अंदर वो लायबिलिटी साइड डालते रहेंगे कि ये डिविडेंड इसमें नहीं, सब कुछ एक तो फिर डिविडेंड पे जैसे इतने देर तक पड़ा रहा तो वो इंटरेस्ट मांगेंगे या नहीं मांग सकते? इंटरेस्ट नहीं, आपकी गलती थी, आप टाइम पे नहीं आए. फिर वो कंपनी के लिए फायदा है, कंपनी को दोबारा इन्वेस्ट कर दे उनको और फिर उनसे इंटरेस्ट भी आगे जब तक नहीं मांग रहे वो. ठीक है जी, मैं रेक्टिफाई नहीं करूंगा, बट यू आर नॉट सेइंग द करेक्ट थिंग्स. लॉ कुछ और कहता है कि इतने साल अगर डिविडेंड अनपेड रह जाए तो आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं विद द लिस्ट कि किसके रुपए हैं, कौन नहीं आया 7 साल तक अपने पैसे क्लेम करने के लिए. ठीक है, और फिर गवर्नमेंट के पास अब आप जाएंगे कि सर मेरे नाम से उस कंपनी ने आपको रुपए दिए होंगे. ठीक है, सो दिस इज माय आईडी, दिस इज माय प्रूफ, एंड यू नीड नॉट टू टेल द रीजन कि आप क्यों नहीं आए. ठीक है, और अगर आपका नाम पता, एड्रेस सब कुछ मैच होता है कंपनी से, तो आपको वो आपके रुपए दिए जाएंगे. ठीक है, सारे बोनस, राइट शेयर सब कुछ दिया जाएगा. सो इन्वेस्टर को वो शेयर्स मिल गए जी, तो ये सबसे पहले अपने शेयर्स लेकर DP के पास जाएगा जी, डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट के पास जाएगा. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो CDSL को फॉरवर्ड करेंगे. CDSL कंपनी से पूछेगा कि क्या ये शेयर्स वैलिड हैं. मिस्टर A हमारे पास आए हैं और वो बोलते हैं कि उनके पास आपकी कंपनी के 100 शेयर हैं. क्या आप क्रॉस चेक करके बताओगे कि आपके ये 100 शेयर जो वो क्लेम कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिस्टिंक्टिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है, कि 1201 से लेकर 1300 वाले शेयर मेरे पास है. ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट में जैसे आपकी पॉकेट में जो करेंसी है उसके ऊपर भी डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, जिससे वो क्रॉस चेक कर सकते हैं ये वैलिड नोट है कि इनवैलिड नोट है. ठीक है, सो इन दैट केस इशूअर जो है वो या इनका रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट, ठीक है, मतलब कंपनी ही कंफर्म करेगी कि सर ये बिल्कुल वैलिड है, हमारी किताबों में 1201 से लेकर 1300 वाले जो शेयर्स हैं
आज तक डीमैट नहीं हुए, ये शेयर सर्टिफिकेट्स ही एग्जिस्ट करते हैं और ये मिस्टर ए के नाम से ही बोलते हैं। तो वो कहा बिल्कुल ठीक है, और ये क्रेडिट कर देनी चाहिए। डीपी के पास पावर नहीं होती, डीपी तो सिर्फ पीछे से जो रिफ्लेक्ट आएगा वो उसको सिर्फ दिखाएगा, और हम वो फॉरवर्ड कर देंगे सर आपके हो गए। और जो सर्टिफिकेट्स उसने डीपी के बाद जमा करवाए थे वो हम कंपनी को देंगे, कंपनी उसको फाड़ के फेंक देगी, डिमोलिश कर देगी। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। तो जब आप अपना लॉन्च करते हैं जी क्लेम, तो डीपी डिपॉजिटरी को देगा, डिपॉजिटरी उस कंपनी के पास जाएगा, बी इट एनी कंपनी, वो रिलायंस हो, टाटा बिरला, अंबानी, विप्रो, कौन सी कंपनी है दैट डजंट मैटर। सीडीएसएल उस कंपनी के पास जाएगा और कहेगा कि जी हमारे पास ये क्लेम आया है, क्या ये शेयर हम इससे पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट करें, ठीक है, ऑनलाइन, हम क्रॉस चेक आपसे करना चाहते हैं। वो सर्टिफिकेट्स मतलब वो ठीक है, और उसके बाद वो बेनिफिशियल ऑनर बन जाएंगे। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर जरूरी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में ये बात पढ़ाई जाती है। कंपनी के रजिस्टर में वो शेयर्स अब सीडीएसएल के नाम से, ठीक है, अब वो 100 शेयर जो हैं कंपनी ने वहां से मिस्टर ए का नेम क्रॉस कर देना और सीडीएसएल लिख देना कि ये 100 शेयर अब सीडीएसएल होल्ड करता है ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर। वो सीडीएसएल बताएगा उनको कि मेरे पास अगर आज की डेट में आपकी कंपनी के 4 करोड़ शेयर्स हैं, तो 4 करोड़ में से 100 इनके हैं, 200 इनके, 500 इनके, 1000 इनके और वो इनके, प्रॉपर लिस्ट देगा, ठीक है, कि मेरे पास आपकी कंपनी के 4 करोड़ शेयर्स हैं। और कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी लिखा आएगा कि सीडीएसएल के पास 4 करोड़ शेयर्स हैं, और ये हर मंथली और क्वार्टरली रिकंसाइल किए जाते हैं, ठीक है, कि हमारे हिसाब से आपके पास कितने शेयर होने चाहिए। सीडीएसएल भी बताता है कि मेरे पास आपकी कंपनी के कितने शेयर्स। Want to take a break?